हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। पिछले वीडियो में बच्चों हमने यौवनावस्था पढ़ी थी। यौवनावस्था में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, उन बदलावों को हमने डिटेल में विस्तार पूर्वक एक एक करके पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, यानी यौवनावस्था के दौरान गौण लैंगिक लक्षण क्या क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो अब गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, आपको पिछले चैप्टर में जब जंतुओं में जन्म पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि निषेचन प्रक्रिया क्या होती है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो युग्मक बनता है, युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो युवावस्था में लड़कियों के स्तनों में विकास होता है, लड़कियों के स्तन में साइज में बढ़ोतरी होती है और लड़कों के चेहरों में मूछें आने लगती हैं, मूछों के बाल, दाढ़ी के बाल उगने लगते हैं। ये जो लक्षण होते हैं लड़कों और लड़कियों दोनों में होते हैं और दोनों से ही इनको हम पहचान सकते हैं। अतः इन लक्षणों को कहा जाता है गौण लैंगिक लक्षण। क्या कहा जाता है? गौण लैंगिक लक्षण। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लक्षण जो है लड़कियों की और लड़कों को पहचानने में सहायता करते हैं। यानी लड़कियों में जो चेंजेस आती है जिसके द्वारा हम लड़कियों को पहचान सकते हैं, जैसे उनके छाती में, तनों में उभार आना, और लड़कों में यानी मूछों में और दाढ़ी आना। तो इससे क्या होता है, इनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये लड़का है, लड़की है, इसीलिए इनको गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। इसके अलावा लड़कों के सीने में भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों के ही बगल में एवं जांघ के ऊपरी भाग में, अथवा जिसको प्यूबिक क्षेत्र कहा जाता है, प्यूबिक क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पे भी बाल आ जाते हैं। तो ये क्या है? किशोरावस्था में होने वाले बदलाव हैं। अब गौण लैंगिक लक्षण के बाद किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जो होते क्यों? ये होते हैं हार्मोन द्वारा, हार्मोन के चेंजेस द्वारा, और ये कंट्रोल भी हार्मोन के द्वारा ही होते हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियां अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा बनाए जाते हैं। स्रावित करना क्या होता है? उत्पन्न किए जाते हैं। तो जो अंतःस्रावी, जो हमारे शरीर के अंदर जो उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां होती है ना, उनके द्वारा ये कंट्रोल किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। तो यौवन आरंभ होने के साथ साथ वृषण पौरुष हार्मोन, यानी जो हमारा मनुष्य का जो पुरुषत्व का हार्मोन होता है जिसके द्वारा शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन शुरू हो जाती है, यानी उसका बनना आरंभ हो जाता है। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है, जिसके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा। जो ऊपर मैंने बताया, ये सभी कारण जो है इस हार्मोन के उत्पन्न होने के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए चेहरों में बाल आना, लड़कियों के यौवनारंभ में अंडाशय स्त्री हार्मोन, बाल आना आदि। अब ये तो लड़के के, तो लड़कियों में भी यौवना आरंभ होते हुए उनका जो स्त्री हार्मोन होता है, सेक्सुअल हार्मोन होता है, या यौवन जो नारीत्व का हार्मोन होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन में ये भी बनना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है? इस एस्ट्रोजन हार्मोन से क्या होता है, इनके शरीर में स्तन का आकार जो है बढ़ जाता है, और दुग्ध जो उत्पन्न, यानी दूध उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं स्तनों में, उनका भी विकास होना आरंभ हो जाता है। किस हार्मोन के कारण? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। ये याद रखना बच्चों, आपने मनुष्यों में यानी पुरुषों में या मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, औरतों में, स्त्रियों में, लड़कियों में यानी फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो ये हार्मोन के उत्पादन के नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किए जाते हैं। ये दोनों ही हार्मोन एक तीसरे हार्मोन द्वारा उत्पादित और नियंत्रित किए जाते हैं, जिसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, जो कि हमारे ब्रेन में, दिमाग में होती है। तो ये थे आपके लक्षण जब आप किशोरावस्था में आते हैं। अब पिट्यूटरी हार्मोन जो एक डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे हम कि किस प्रकार क्या ये करती है। तो थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। पहले जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। तो जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं। इसके कारण शरीर में विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुँचते हैं। अब लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब हमारा शरीर क्या करता है? अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। जो हमारे
सेक्स ऑर्गन होते हैं जैसे वृषण और अंडाशय होते हैं ना, ये क्या करते हैं, लैंगिक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। अब आपने अभी अभी पढ़ा कि ये हार्मोन जो है गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। तो लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने से नियंत्रण होते हैं। अब पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है, उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु परिपक्व को नियंत्रित करता है। देखिए पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, अनेक हार्मोनों का स्राव करती है, उत्पन्न करती है, जिसमें से एक हार्मोन जो है मनुष्यों में अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु को मैच्योर या परिपक्व करने में सहायता करती है। एक फ्लो चार्ट के द्वारा हम देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन उत्पन्न करती है। देखो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जननांगों में टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है। अब ये उत्पन्न होते हैं, सिक्रिट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है। इन हार्मोनों को ब्लड फ्लो में या ब्लड के साथ भेजा जाता है, जो कि हमारे लक्ष्य स्थल क्या है, जहाँ इनकी जरूरत होती है वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर क्या होता है, यौवना, इसके बाद यौवना आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। और ये हार्मोन जो है लक्ष्य स्थल क्या हुए, जैसे हमारे नीचे वाला बॉक्स के नीचे वाला भाग जो मनुष्यों में जहाँ हमारा शीर्षण होता है, तो ये जो मनुष्यों में जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये पहुँचता है हमारा वृषण और शीर्षण तक, जिससे कि उसकी मैच्योरिटी होती है। और लड़कियों में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्रंथ दिमाग से स्रावित होता है, फिर पहुँचता कहाँ है, लक्ष्य स्थल कहाँ तक, हमारे योनि ओवरी तक और अंडाशय तक, जहाँ पे ये हमारे अंडाणु को परिपक्व करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये हार्मोन जो है हमारे यौवना आरंभ के समय उत्पन्न होते हैं और हमारे शरीर में इन अंगों के वृद्धि में इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये था आपका जनन, किस प्रकार यह प्रकारों में सहायता करते हैं, ये हार्मोन जनन प्रकारों में सहायता करते हैं। अब अगला है हमारा मानव में जनन काल की अवधि। ये भी बहुत ज़रूरी है समझने के लिए बच्चों। आपको इसमें भी देखो बहुत सारी चीज़ें जो लड़कियों में भ्रांतियां हैं, लड़कियों में भ्रांतियां हैं, वो चीज़ हमें दूर करनी है। तो इसमें क्या है, जब किशोरों में वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य बन जाते हैं। जब किशोर अवस्था में आते हैं आप लोग, तो आपके जो वृषण हैं लड़कों में और लड़कियों में अंडाशय है, उनमें से क्या होता है, अंडाशय में से अंडा और वृषण में से शुक्राणु यानी युग्मनज, जब ये दोनों उत्पन्न होने लगते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप लोग जो है जनन के लिए योग्य बन जाते हैं। तो युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। ठीक है, युग्मकों में इसकी उत्पादन क्षमता जो है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौवना अवस्था से आरंभ होकर, अभी मैंने आपको बता दिया लड़कियों में 10 से ही शुरू हो जाती है और 12 अवस्था में हो जाता है, यानी 10 से 12 के बीच में इनका उत्पादन शुरू हो जाता है और जो लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। तो स्त्रियों में जो होता है अंडाणु का जो आरंभ होता है उत्पादन, वो 12 वर्ष या 10 वर्ष से शुरू होता है और 50 या 45 वर्ष तक रहता है। यौवनावस्था पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 दिन से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा विमोचित होता है। अब देखिए, लड़कियों में 2 अंडाशय होते हैं, वैसे ही लड़कों में 2 वृषण होते हैं। तो 2 लड़कियों में अंडाशय होते हैं, उनसे एक अंडाणु निकलता है, दोनों में से एक अंडाणु 1 महीने में, यानी 28 से 30 दिनों के अंतराल में। तो जब यह 28 से 30 दिनों के अंतराल में एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है, इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मक को ग्रहण कर सके। यानी जब अंडाणु निकल जाता है तो इससे क्या होता है कि निषेचन के पश्चात, यानी अंडाणु के निकलने के पश्चात जो युग्मनज की जो दीवार होती है वह मोटी हो जाती है। क्यों होती है? ताकि वह उस अंडाणु को ग्रहण कर सके। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, गर्भधारण होता है। स्त्री जब गर्भ धारण करती है वो इसी कारण होता है। अगर उनकी जो गर्भ धारण करती हैं, इसका मतलब है उनमें जो अंडाणु निषेचित हुआ वह युग्मनज ने ग्रहण कर लिया, युग्मनज की दीवार जो है
मोटी थी, अदरवाइज वो ग्रहण नहीं होता। तो यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित होता जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। अब देखो, एक चीज़ है जो लड़कियों को समझने की आवश्यकता है। सभी बच्चों को पता है कि रजोधर्म क्या है, ऋतुस्राव क्या है, ये होता क्यों, ये समझने की बात है। देखिए, ऋतुस्राव या रजोधर्म जो होता है, आपको पता ही है कि ये बच्चों में, लड़कियों में हर महीने होना है। 28 से 30 दिन तक के अंतराल के बाद यह होता है। पर ये होता क्यों है, ये समझने वाली बात है। देखिए, यदि मैंने आपको बताया, जब यौवनावस्था में बच्चे पैर रखते हैं, यौवन में उनको आरंभ होता है, तो अंडाणु का परिपक्वता शुरू हो जाती है। तो जब अंडाणु का निषेचन होता है ओवरी या अंडाशय के द्वारा, ठीक है, तो उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय क्या होता है, हमारे जो गर्भ होता है, जहाँ पे बच्चों को धारण किया जाता है, गर्भ को धारण किया जाता है, हमारे बच्चे फिर डेवलप होते हैं, उसको गर्भाशय कहा जाता है। तो ये ओवरी से नीचे होता है। तो जब अंडाणु गर्भाशय की मोटी स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है, वह स्त्रियों में रक्तस्राव की रूप में बाहर आता है, यानी खून के रूप में वह बाहर आता है स्त्रियों के योनि द्वार से, जिसको ऋतुस्राव कहा जाता है या रजोधर्म कहा जाता है। तो ये बात आपने अपने माइंड में क्लियर रखनी है क्यों होता है। अब ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, ठीक है बच्चों। पहला ऋतुस्राव यौवना आरंभ होने में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। जब पहला आपका रजोस्राव होता है, ऋतुस्राव होता है, उसको रजोदर्शन कहा जाता है। और यह लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक होता रहता है, उसके बाद यह रुक जाता है। तो ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहा जाता है, और जब ऋतुस्राव शुरू होता है उसको रजोदर्शन कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। 2 नंबर का आ जाता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इस प्रकार जो है ये आपके मानव में जनन काल की अवधि में जो जीवन चक्र होता है, किस प्रकार जो है जनन काल की अवधि होती है, ये पढ़ा हमने। अब इसके साथ एक चीज़ और है कि ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका विमोचन निर्मोचन यानी इसका निकलना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन ना होने की स्थिति में उसका टूटकर खून के रूप में बाहर आना, ये सभी क्या है, हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय के विकास के लिए यह स्थापित हो जाता है। जैसे कि चित्र 9.8 यानी पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। 9.8 चित्र किताब में आपने देख लेना, चैप्टर 9 में। तो ये था आपका मानव में जनन काल की अवधि क्या होती है। प्रश्न भी आता है कि मानव में जनन काल की अवधि के बारे में बताइए, कब से कब शुरू होती है। अगला है संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चे का लिंग यानी लड़का है या लड़की है कैसे निर्धारित होता है। तो अब इसके भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए, मादाओं में होते हैं आपके, यानी मादाओं में क्या, सभी मनुष्यों में होते हैं 23 जोड़े होते हैं, किसके, गुणसूत्र के, क्रोमोजोम के। ये कहाँ पाए जाते हैं, कोशिकाओं के केंद्रक में। अब हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, आपको पता है। कोशिकाओं हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जब ये मिलती है तो उत्तक बनते हैं। उत्तक जब आपस में मिलते हैं फिर एक अंग का निर्माण करते हैं और अंगों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका क्या है, हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं सभी मनुष्य में। अब देखने वाली बात, समझने वाली बात है कि इनमें से 2 गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी, यानी जिन्हें लिंग सूत्र कहा जाता है, यानी जिन्हें एक्स या वाई कहते हैं। 23 जोड़ों में से 22 जोड़े तो सब में एक्स ही होते हैं, एक्स ये होते हैं 22, ठीक है। और 23 होता है आपका एक्स वाई, ये जोड़ा होता है 23वां। अब देखिए, स्त्री में क्या होते हैं, 2 गुणसूत्र होते हैं एक्स के, जबकि पुरुष में एक एक्स, यानी 22 जोड़े तो मनुष्यों में यानी स्त्रियों और मनुष्यों में सेम होते हैं, एक्स ही होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है वह स्त्रियों में एक्स ही होता है वो भी, लेकिन मनुष्य में यानी मेल्स में वो होता है एक्स और वाई, ठीक है। अब क्या होता है, जब मनुष्य से शुक्राणु निकलता है तो
तो शुक्राणु में जो मनुष्य का जो वाई क्रोमोसोम में अगर वो जाता है, ठीक है, और अंडाणु में मिलकर युग्मनज बनाता है, तो अंडाणु में तो एक्स ही आएगा। तो मनुष्य का जब वाई क्रोमोसोम जाता है और अंडाणु में एक्स आता है तो दोनों एक्स वाई मिलते हैं, तब जाके क्या बनता है, एक लड़के का निर्माण होता है। तो शुक्राणु मिलते हैं एक्स और वाई, एक्स औरत से और वाई मनुष्य से, तो तब जाके एक लड़का बनता है। अगर लड़के से भी एक्स क्रोमोसोम जाए, मनुष्य से भी एक्स जाए और औरत से भी एक्स ही आए, तो लड़की का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है यह लड़का या लड़की का निर्धारण होता है। चलिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपना ध्यान रखिए।